स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग से संबंधित पूरे क्वेश्चंस कर लिए थे। उनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है जो कि करियर क्लासेस RAS के नाम से है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। आज की इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपका टॉपिक है खिलाफत आंदोलन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन रहा भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसमें, और ये आपका आगे जाकर मर्ज हो जाता है किसमें, असहयोग आंदोलन में। तो यहाँ पर हम इनकी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला नाम दिया गया है शौकत अली का, दूसरा है मोहम्मद अली का, तीसरा शरीयतुल्लाह का और चौथा नाम है अबुल कलाम आज़ाद का। ऑप्शन दिए गए हैं ए 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो देखिए यहाँ पर मोस्टली जो लोग हैं वो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 लगाकर आगे बढ़ेंगे और उनका क्वेश्चन होगा गलत। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए शौकत अली, मोहम्मद अली, दोनों अली भाई थे ये। इनके अलावा अबुल कलाम आज़ाद भी इसमें शामिल थे। तो यानी कि यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4, ये आपका सही उत्तर होगा। इनके अलावा और कौन थे? तो देखिए अजमल खान थे, हसरत मोहानी थे, ये लोग भी इसमें शामिल थे इसे प्रारंभ करने में। अब देखिए हम बात कर लेते हैं पहले खिलाफत आंदोलन की जो कहानी है उसे थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो देखिए खिलाफत आंदोलन क्या था? बेसिकली यह मुसलमानों का एक धार्मिक आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध में हम सभी जानते हैं तुर्की युद्ध हार जाता है और उसके बाद वहाँ पर जो ओटोमन साम्राज्य होता है उसे खंडित कर दिया गया, विखंडित किया गया। उसके बाद वहाँ पर जो खलीफा यानी कि जो मुसलमानों का सर्वोच्चतम गुरु होता था खलीफा, जिससे जो उनका धार्मिक और राजनीतिक गुरु था खलीफा, उसको काफ़ी ह्यूमिलिएट किया गया और इसके अलावा उसे अपनी पोस्ट से भी हटा दिया गया था। होता क्या है कि पूरे विश्व में जितने भी मुस्लिम थे वो खलीफा की जो पोस्ट थी उस पद को चाहते थे कि ये पद वापस बनाया जाए, अंग्रेज इसे वापस बनाए, और इसकी वो डिमांड करने लगे। 1919 में क्या होता है, ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट कमेटी बनाई जाती है, यानी कि अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन कमेटी का गठन किया जाता है मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। इसकी पहली मीटिंग होती है दिल्ली में, और इसकी पहली मीटिंग के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो वे बनते हैं गांधी जी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और वहाँ पर क्या होता है, और वहाँ से डिसाइड होता है कि जो आपका खिलाफत आंदोलन है उसे असहयोग आंदोलन में मिला दिया जाएगा। तो यह हमें यहाँ तक की कहानी है, इसकी याद रखनी है। अब धीरे धीरे जो चीज़ें आगे आएंगी उन पर हम आपको चीज़ों को बताते जाएंगे। अब यहाँ पर भी यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। राजनीतिक धार्मिक दोनों आंदोलन कैसे था वो हमने आपको बताया कि जो खलीफा था वो मुसलमानों का खलीफा क्या होता था, धार्मिक और राजनीतिक गुरु होता था। उसकी पोस्ट को ख़त्म कर दिया था अंग्रेज़ों ने जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार जाता है और वहाँ पर ओटोमन साम्राज्य को तोड़ दिया जाता है। फिर देखिए आगे, इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराना था। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या था? खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेज़ों पर दबाव बनाना था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में कौन कौन थे? हमने अभी आपको बताया, शौकत अली, मोहम्मद अली, दोनों अली ब्रदर्स। उसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हकीम अजमल खान। अजमल खान ने जो आपको बताया, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, इनका नाम भी हमने आपको बताया, और डॉक्टर अंसारी, ये लोग इसमें शामिल थे। आगे देखते हैं। देखिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। हाजी शरीयतुल्लाह जो थे, यहाँ पर तीसरा नाम है, उन्होंने 19वीं सदी में फराइजी आंदोलन के वे संस्थापक थे। इसकी हम ऑलरेडी काफ़ी बार इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, मुख्य चीज़ें जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली कि
उद्देश्य क्या था खिलाफत आंदोलन का? तो इसका उद्देश्य था खलीफा का जो पद था उसकी पुनः स्थापना की जाए। मुसलमानों का राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इसके बाद यदि हम बात करें तो खिलाफत आंदोलन कमेटी जो बनाई थी वह किसने गठित की थी? शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंसारी, हाकिम अजमल खां और हसरत मोहानी। कैसे याद रखेंगे? 2 अली भाई, 2 हाहा वाले भाई, कौन? हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी, और एक उनमें लोग हैं, कोई ना कोई बीमार हो सकता है तो एक डॉक्टर थे अंसारी। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। फिर देखिए पहली इनकी जो मीटिंग होती है वह कहाँ होती है? 1919 में, और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? गांधी जी। तो यह पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है आपके पास, ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन डी है रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी अली बंधु जो थे वे खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। देखिए आगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम तो सही है सी ऑप्शन में, लेकिन रफ़ी अहमद किदवई नहीं थे। डी में रफ़ी अहमद किदवई नहीं थे लेकिन शौकत अली थे। ऑप्शन बी में मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे लेकिन शौकत अली थे। यह आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बताते हैं कि जब गांधी जी ने कहा कि खिलाफत आंदोलन को हम मर्ज करेंगे, यानी कि शामिल कर लेंगे किसमें? असहयोग आंदोलन में, तो कांग्रेस इसमें 2 धड़ों में कांग्रेस की विचार बटे हुए थे। जैसे तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, तो उन्होंने पुरजोर विरोध किया और कहा कि हमें ये मर्जर नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ बायकॉट और सत्याग्रह पर इससे डाउट हो सकता है। फिर देखिए मोतीलाल नेहरू, CR दास, ये जो थे ये भी इस पर इतने एग्री नहीं थे कि आप पूरे बायकॉट को कैसे कर देंगे। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आई, इसे लेकर खिलाफत को भी लेकर और असहयोग को भी लेकर, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कुछ फैक्ट्स वहाँ के भी हम यहाँ पर देखेंगे, फिर हम अलग से आपका असहयोग आंदोलन भी करेंगे। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? पहला दिया गया है भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, दूसरा मुस्लिम समाज का सुधार, तीसरा है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, चौथा है ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी दिया गया है 3 और 4, या फिर ऑप्शन डी 1 और 4। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए पहला क्या दिया है, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, तो यह आपका सही है। गांधी जी की भी इसमें यही सोच थी कि मुसलमानों को किस प्रकार से जोड़ा जाए राष्ट्रीय आंदोलन में, और इसलिए वे तुरंत इस चीज़ पर राजी हो जाते हैं कि खिलाफत आंदोलन को मिला लिया जाए किसमें? असहयोग आंदोलन में। दूसरा है मुस्लिम समाज का सुधार, तो देखिए यह खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। तीसरा देखिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, तो यह भी इसमें कहीं भी शामिल नहीं था, यह तो मुस्लिम लीग का एक कारनामा था। फिर देखिए अगला है ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, तो यह भी आपका सही है, यानी कि पहला और चौथा ये दोनों उद्देश्य यहाँ पर सही हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ कौन सा? ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। अब इसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय
अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी सम्मिलित हुए थे। तो देखिए कहानी क्या है, प्रथम विश्व युद्ध चालू होता है और अंग्रेज यहाँ पर मुसलमानों को खुश रखना चाहते थे। उन्होंने मुस्लिम लीग भी बनवाई थी, उनकी डिमांड्स भी स्वीकार की थी। तो अंग्रेज़ों को यह था कि मुसलमानों को नाराज़ नहीं करना है प्रथम विश्व युद्ध में, और भारत में आंदोलन भी चल रहे थे उस दौरान। तो उन्हें यह भी था कि यदि मुसलमान उस आंदोलन में जुड़ गए तो आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए वे उनसे कहते थे कि हम तुर्की पर कोई भी हमला नहीं करेंगे, तुर्की को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जो आपका ओटोमन साम्राज्य है और खलीफा है, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन युद्ध में जब तुर्की की हार होती है तो अंग्रेज अपनी बात से मुकर जाते हैं और वे खलीफा की जो पद था उसको ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा ओटोमन जो साम्राज्य था उसका विघटन कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि जो भारतीय मुसलमान था वह अब अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाता है और वह खिलाफत आंदोलन चलाता है। और वह आंदोलन कब बड़ा बनता है, जब गांधी जी उसमें जाते हैं और असहयोग आंदोलन के साथ उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ये जो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, जब सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी तो वहाँ पर आपको अच्छे से सारी चीज़ें लिखाई भी जाएंगी, बताया भी जाएगा। और इनका फ़ायदा क्या है, इनका फ़ायदा ये है कि पहली चीज़ आपको एक कहानी के तौर पर ये बातें याद रहेंगी। फिर आप प्रीलिम्स दें, मेंस दें, वहाँ पर भी आपको बहुत इजी लगेगा क्योंकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, आप उन्हें अच्छे से लिख भी पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया। अब देखिए यह आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शुरुआत में ही जब हमने कहानी बताई तब यह बताया भी था। ऑप्शन है इसके ए महात्मा गांधी, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मौलाना शौकत अली या ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो देखिए अधिकतर लोग इसमें मौलाना शौकत अली कर देंगे, जो कि आपका गलत उत्तर होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। हमने आपको बताया था जब अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन कमेटी बनाई जाती है उसकी पहली मीटिंग कहाँ होती है, दिल्ली में, और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, महात्मा गांधी। तो देखिए यह सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो यह सम्मेलन आयोजित होता है दिल्ली में। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं इसके महात्मा गांधी। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं विस्तार से। तो अंग्रेज़ों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दिल्ली में 23-24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी सम्मेलन में 24 नवंबर को अध्यक्षता किसने की, महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन, हम सभी जानते हैं अमृतसर अधिवेशन 1919, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, हमने आपको पिछले ही जो चैप्टर था उसमें बताया था, उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। तो देखिए अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्ष में भी प्राप्त नहीं हो सकता। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या फैक्ट याद रखना है, क्या बातें याद रखनी है, जो हमने आपको शुरुआत में बताया कि ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट कमेटी बनाई जाती है 1919 में। शौकत अली होते हैं उसमें, इसके अलावा कौन होते हैं, मोहम्मद अली होते हैं और आपके डॉक्टर अंसारी होते हैं, और भी लोग उसमें शामिल होते हैं। कौन कौन, जैसे अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, ये लोग इसकी पहली मीटिंग करते हैं 23-24 नवंबर 1919 को। कहाँ पर, दिल्ली में। तो आपको जगह स्थान भी याद रखना है, दिल्ली में। उसका अध्यक्ष किसे बनाते हैं, तो उसकी अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके पीछे कारण क्या था, तो देखिए कारण यह था क्योंकि मुस्लिम लीग बन चुकी थी और अंग्रेज़ों की हमेशा कोशिश रहती थी कि किस प्रकार से जो भारत में हिंदू और मुस्लिम जो एकता है उसे तोड़ा जाए। डिवाइड एंड रूल, यानी कि बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति वे अपनाते थे। तो महात्मा गांधी को यह एक स्वर्णिम अवसर नज़र आया कि यही वो अवसर है जब मुसलमान और हिंदू दोनों एक साथ आएंगे, पूरा देश एक साथ होगा और एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर खड़ा किया जाएगा। और यह
ऐसा हुआ भी, बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन भी बना। इसके अलावा असहयोग आंदोलन तक यह मुस्लिम और हिंदू एकता यहाँ पर बनी रही। और यदि हम देखें तो यही एकमात्र ऐसा अवसर आता है जब हिंदू मुस्लिम एकता हमें बहुत अच्छे रूप से दिखाई देती है। आगे भी वह बनी रही, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमी आई थी। इस आंदोलन में सर्वाधिक आपको हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलेगी। आगे भी अन्य आंदोलनों में भी बनी रही, लेकिन कम बनी रही, यानी कि कम मुस्लिम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और यदि पार्टिसिपेट ना करते, पूरा देश एक साथ ना आता, एकता नहीं होती, तो हम आज़ाद ही नहीं हो पाते। तो यह पूर्णतः नहीं कह सकते कि एकता नहीं रही, लेकिन उसमें थोड़ी कमी आई थी। सर्वाधिक एकता की यदि हम बात करें तो वह आपको असहयोग आंदोलन में देखने को मिलती है या खिलाफत आंदोलन में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ऑप्शन है ए, खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। ऑप्शन बी है, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। ऑप्शन सी है, खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था। या ऑप्शन डी, खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हम सभी जानते हैं गांधी जी के इसके पीछे सोच थी हिंदू मुस्लिम एकता, और उसी एकता को बनाए रखने के लिए गांधी जी जाते भी हैं, अध्यक्षता भी करते हैं खिलाफत आंदोलन की मीटिंग की, और इसे मिला लेते हैं किसमें? अपने असहयोग आंदोलन में इसे मिला लेते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता वहाँ पर दिखाते हुए अपने आंदोलन को वह आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। ऑप्शन है आपके पास ए, ह्यूम ने। ऑप्शन बी, सर सैयद ने। ऑप्शन सी, करजन ने। या ऑप्शन डी, गांधी जी ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी ने। हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी ने इसको समर्थन दिया था। कहाँ पर? तो देखिए, आपको याद रखना है 1919 दिल्ली, और महात्मा गांधी बनाए जाते हैं क्या? खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष, जो हमने आपको फैक्ट बताया भी था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ऑप्शन है ए, अली बंधु। बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सी, महात्मा गांधी। या फिर ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यह आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। हमने अभी बात की थी, महात्मा गांधी ने इसे एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा, एक गोल्डन चांस, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को काफ़ी प्रबल किया जा सकता था, एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता था, और ऐसी एकता दिखाई जा सकती थी जो अगले 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगी, और यह सत्य भी हुआ। लेकिन देखिए, कई लोग थे जो कि खिलाफ भी थे कि खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस सपोर्ट करे, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे कांग्रेस में थे, एक राष्ट्रवादी हुआ करते थे, नेशनलिस्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा था कि खिलाफत आंदोलन को हमें देश की स्वतंत्रता से नहीं जोड़ना चाहिए, इसे हमें अलग ही रखना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में इससे धर्म का आगमन होगा। तो आप देखिए, एक व्यक्ति जिसने पूरा एक देश धर्म के नाम पर ही बनाया, लोगों को मरवा दिया, कटवा दिया, और वो कभी एक ज़माने में ऐसी बात किया करता था कि हमें राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। तो देखिए, इसलिए चीज़ें जो हैं वक्त के साथ भी बदलती रहीं। मोहम्मद अली जिन्ना पहले एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, कांग्रेस के हर जो भी अधिवेशन हुआ करते थे उनमें जाते थे, पेशे से बहुत बड़े वकील थे, इंडिया के सबसे बड़े वकीलों में नाम आता था उस समय मोहम्मद अली जिन्ना का। क्रांतिकारियों के केस लड़ा करते थे, राष्ट्रवादियों के केस लड़ा करते थे। लेकिन जब पर्सनल एम्बिशंस उन पर हावी हो गए, तो देखिए फिर उन्होंने अपनी राह किस कदर, जो व्यक्ति कह रहा है कि हमें राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए, उसने राजनीति में पूरी तरह से धर्म को डाल दिया और देश का विभाजन भी करवा दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाज़िकुल मुल्क की पदवी त्याग दी? अब देखिए, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डीप फैक्ट यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बी, मोहम्मद अली। सी, शौकत अली। या ऑप्शन डी, हकीम अजमल खान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी,
हकीम अजमल खां जो थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाज़िकुल मुल्क की जो उनकी उपाधि थी उसे त्याग दिया था। कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए उपाधि हा से है, हाज़िकुल मुल्क, और इसे त्यागने वाला व्यक्ति भी हा से ही है, हकीम अजमल खां। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाज़िकुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। तो आपको याद रखना है हाज़िकुल मुल्क की पदवी किसने त्यागी थी? हकीम अजमल खां ने। और किस आंदोलन के दौरान? तो खिलाफत आंदोलन के दौरान। क्योंकि कई बार आपसे ऐसे प्रश्न भी दे देता है कि निम्नलिखित में से किसने, मान लीजिए आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से किसने आपके रॉलेट सत्याग्रह के दौरान या जलियांवाला हत्याकांड के बाद अपनी पदवी नहीं त्यागी थी, और वहाँ पर देखिए यदि आपको दे देगा रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, और फिर एक ऑप्शन होगा हाकिम अजमल खां, तो आपको वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है हाकिम अजमल खां ने आपके हाज़िकुल मुल्क की जो पदवी थी उनकी वह त्यागी थी खिलाफत आंदोलन के दौरान। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि इम्पोर्टेंट डीप फैक्ट है, इसे आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? ऑप्शन है ए आगा खां, बी अजमल खां, सी हसन इमाम, और ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए थोड़ा सरप्राइजिंग भी है, और एक आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति आगे जाकर पूरे धर्म की ही राजनीति करता है, धर्म के नाम पर लोगों को मरवाता है, देश के टुकड़े करवाता है, वो व्यक्ति एक समय पर इस प्रकार के विचार रखा करता था कि जो मुस्लिम धार्मिक नेता हैं और उनके अनुयायी हैं उनके कट्टरपन को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, और आगे जाकर वह स्वयं ही उनसे सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित भी हो जाता है। तो ये थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना। इनके बारे में यदि देखिए थोड़ी बहुत हम बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना ये एक हिंदू परिवार से थे। इनका परिवार शुरुआत में हिंदू था, जिन्ना भाई ठक्कर इनका नाम था, मछली का व्यापार करते थे, इसलिए लोगों ने इनको हिंदू धर्म से निकाला दे दिया और ये मुस्लिम धर्म इन्होंने अपना लिया। मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़े वकील थे और इंडिया के काफ़ी जाने माने वकील थे उस समय के। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में थे, बहुत ही एक कर्मठ कार्यकर्ता थे और एक समय पर बहुत ही बड़े राष्ट्रवादी भी थे मोहम्मद अली जिन्ना। अभी आप आज जो उसके बाद उन्होंने जो किया उसके लिए उन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, किया भी जाना चाहिए, लेकिन जो कुछ फैक्ट्स हैं जब तक वे सही थे तो वे फैक्ट्स भी हमें मालूम होने चाहिए, और जब वह इंसान गलत हुआ तो बिल्कुल उसे गलत भी कहा जाना चाहिए। और देखिए उनके जो पर्सनल एम्बिशंस थे उनकी हमने पहले भी आपको बात करी कि उन्हें समझ में आ गया था कि नेहरू के रहते हुए वे कभी इस देश के मुखिया नहीं बन पाएंगे और ना ही वे पूर्ण रूप से मुस्लिमों के नेता ही बन पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने देश को अलग करने का ठान लिया, लोगों को मरवाना चालू कर दिया और अंत में विवश होकर देश का विभाजन लोग यहाँ पर स्वीकार करना पड़ा था। अभी देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं अपने प्रश्न से संबंधित। तो यह क्या कहता है, मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, तो देखिए यहाँ पर भी ये मेंशन किया गया है कि उस समय वे राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट थे। खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को ना लाने की सलाह दी। तो देखिए मतलब बहुत ही हंसी की बात है कि कौन व्यक्ति किसे सलाह दे रहा है और किस चीज़ की सलाह दे रहा है। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। तो एक फेज़ ये भी था मोहम्मद अली जिन्ना का, तो यह भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? ऑप्शन है ए मोहम्मद अली, बी शौकत अली, सी अबुल कलाम आज़ाद, या ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि महात्मा गांधी को कौन महात्मा गांधी के खिलाफ था इस चीज़ के कि वे जो खिलाफत आंदोलन है उसमें भागीदार ना बने या उसमें भाग ना लें, तो वे थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की, देखिए
मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी की धार्मिक नेताओं द्वारा प्रारंभ खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, जबकि मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। तो देखिए, गांधी जी का विरोध खिलाफत आंदोलन में किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। वे नहीं चाहते थे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को इसमें जोड़ा जाए और यहाँ पर धर्म की राजनीति हो। लेकिन आगे की बात हमने आपको बताई ही कि किस प्रकार से वे स्वयं धर्म की राजनीति करने लग गए थे, तो वो हम पूरी स्टोरी आपको बता ही चुके हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? ऑप्शन है ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। ऑप्शन बी, भाषा की समस्या तीव्र हुई। सी, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े। या फिर ऑप्शन डी, हिंदुओं को दबाया गया। तो देखिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। दोनों हिंदू और मुस्लिमों में एकता बढ़ी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस, जिसे उस समय मुस्लिम लीग द्वारा कहा जाता था कि ये तो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, तो वह मुस्लिम लोगों के हक के लिए लड़ रही थी, उनके लिए आंदोलन कर रही थी, मुस्लिम लोगों से पूर्ण रूप से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर दोनों ही समाजों में, दोनों ही वर्ग में एकता बढ़ी थी। अब देखिए यहाँ पर, और गांधी जी ने भी क्या कहा था कि यह एक सुनहरा अवसर है, किस चीज़ के लिए? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, और ऐसी एकता जो अगले 100 वर्ष में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। क्या मानते थे गांधी जी खिलाफत आंदोलन को? हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर, जो कि वास्तविकता में साबित भी हुआ। अतः इस आंदोलन का परिणाम हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। तो यह आपको याद रखना है। आगे देखिए, तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। इससे पहले क्या था, जब से खासकर मुस्लिम लीग बनी थी, तो और कुछ और संस्थाएं भी थी जो क्या काम कर रही थी, जो मुसलमानों को अंग्रेज़ों का वफादार बना रही थी, और वे राष्ट्रवादी आंदोलन में इतना भाग नहीं ले रहे थे। लेकिन जब से कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन, या गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, उसे असहयोग आंदोलन में मिलाया, तब से जो मुसलमान था, भारतीय मुसलमान, वह राष्ट्रवादी धारा से जुड़ चुका था, राष्ट्रवाद में वे आ चुके थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ वे हो चुके थे। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे? ऑप्शन है ए, महात्मा गांधी, बी, महामना मालवीय, सी, लाला लाजपत राय, या ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद। तो देखिए, यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कोई भी एक तो मुस्लिम लीडर का नाम नहीं है, तो आप वैसे ही यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यदि हम बात करें इसके सही उत्तर की, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, स्वामी श्रद्धानंद जी। स्वामी श्रद्धानंद जी जो थे, उन्होंने 1919 में दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, वहाँ के मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर जो लोग थे वहाँ पर उनको भाषण दिया था। अब देखिए यहाँ पर हम इसके ऊपर चर्चा करें यदि, तो देखिए 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुसलमानों के समक्ष भाषण दिया था। तो देखिए इस प्रकार से काफ़ी सारे कार्य किए गए लोगों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्चुअल एक क्वेश्चन था कि हिंदू मुस्लिम एकता पर 1919 में जामा मस्जिद पर में भाषण कौन देता है, तो वे थे आपके स्वामी श्रद्धानंद जी। तो ये आपको फैक्ट एक इम्पोर्टेंट याद यहाँ पर रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः, तो देखिए पहला कारण दिया गया है खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, दूसरा है खलीफा को हटाने के लिए, तीसरा है मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, और चौथा है कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1 और 3, ऑप्शन बी है 2 और 4,
ऑप्शन सी है 3 और 4 और ऑप्शन डी दिया गया है 1 और 4। तो देखिए प्रश्न है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मुख्यतः कारण क्या था? पहला कारण क्या है? खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, तो यह सही है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि साहब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किया गया था, वह बात तो सही है, लेकिन आंदोलन जब सक्सेसफुल हुआ या जो भी इसमें चीज़ें थीं, उस आंदोलन का तो एक मुख्य उद्देश्य यही था ना कि खलीफा की पुनः स्थापना की जाए, तो इसलिए यह इसमें होगा। खलीफा को हटाने के लिए तो यह तो नहीं होगा, क्योंकि खिलाफत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य ही यह था कि खलीफा को किस प्रकार से पुनः स्थापित किया जाए। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए तो यह भी सही है। सहानुभूति यानी मुसलमान और हिंदू दोनों एक हो जाएं, मुसलमानों में ये भावना जाए कि हिंदू लोग जो हैं वे हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए आंदोलन कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, तो उनकी भी सहानुभूति आए कि हम लोग भी इनके राष्ट्रवाद का जो आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें हम भी भाग लें और आगे इस देश को आज़ाद कराएं। फिर देखिए चौथा है, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस के काफ़ी बड़े और इम्पोर्टेंट लीडर थे उस समय, मोहम्मद अली जिन्ना, और उन्हें इसलिए ऐसा कोई भी इसका कारण नहीं था। तो यहाँ पर आपका उत्तर है पहला और तीसरा, ये दो कथन सही हैं, यानी कि आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1 और 3, यह इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन खलीफा की पुनः स्थापना के लिए तथा मुसलमानों की सहानुभूति पाने के लिए किया था। गांधी जी के अनुसार यह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए स्वर्णिम अवसर था। उन्होंने लिखा था कि जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो, तब यदि हिंदू उनसे दूर रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा। एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कथन है किसका? महात्मा गांधी का। तो आपको याद रखना है कथन किसका था? महात्मा गांधी का। क्या कहा उन्होंने कि जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हों, तब यदि हिंदू उनसे दूर रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा। यानी कि फिर कांग्रेस का कोई सेंस नहीं बनता, जो वो बात करती है हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने की, वो ऐसा कुछ रह नहीं जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी मदन मोहन मालवीय, सी मोहम्मद अली, या ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। तो देखिए यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे एक नेता के बारे में आप पढ़ चुके हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, और दूसरे थे मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय। उन्होंने विरोध किया था कि कांग्रेस जो है वह खिलाफत आंदोलन का समर्थन ना करे या उसमें शामिल ना हो, ऐसा कहना था मदन मोहन मालवीय का। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? दूसरे व्यक्ति थे कौन? तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए कैसे याद रखें, दोनों के नाम माँ से हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा करें तो देखिए, सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कर दिया गया था। तो देखिए आपको याद रखना है 1919 में जो खिलाफत आंदोलन था उसके विरोध में कांग्रेस के दो नेता थे। कौन कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ऑप्शन है ए लखनऊ, बी लाहौर, सी इलाहाबाद, और ऑप्शन डी कराची। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। 1920 में जो खिलाफत कमेटी की सभा थी जिसने गांधी जी से असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने का अनुरोध किया था, वह सभा कहाँ हुई थी? तो वह हुई थी इलाहाबाद में। इससे पहले 1919 में हुई थी दिल्ली में और 1920 में हुई थी कहाँ पर? इलाहाबाद में। तो यह हमें याद रखना है। अब इस पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, गांधी जी ने वर्ष 1920 में
खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में कौन थे अध्यक्ष? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। तो देखिए यहाँ पर असहयोग आंदोलन की थोड़ी सी बात आई है तो हम भी उसका थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए असहयोग आंदोलन पर क्या था, कांग्रेस के अंदर भी उसमें धड़े थे अलग अलग, जैसे कि लाला लाजपत राय जो थे वे और बाल गंगाधर तिलक थे। वे क्या चाहते थे? वे चाहते थे कि हमें बॉयकॉट और सत्याग्रह नहीं करना चाहिए, हो सकता है सक्सेसफुल ना हो। मोतीलाल नेहरू, CR दास चाहते थे कि साहब हमें चुनावों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम चुनावों में यदि जाएंगे तो वहाँ से हम और अच्छे से विरोध कर सकते हैं। लेकिन बाद में सभी लोग मान जाते हैं बायकॉट की जो नीति थी उस पर। और फिर क्या होता है, मुस्लिम लीग जो थी वो भी इसका सपोर्ट करती है कि साहब इसका सपोर्ट किया जाना चाहिए हमें। और फिर आपका 1920 में जुलाई में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें बायकॉट प्रोग्राम को फाइनलाइज किया जाता है। फिर देखिए कांग्रेस अपना एक विशेष अधिवेशन या स्पेशल सेशन बुलाती है सितंबर 1920 में कलकत्ता में। लाला लाजपत राय इसमें अध्यक्ष बनते हैं। और फिर यहाँ पर इसी सेशन में क्या होता है, तिलक स्वराज फंड भी बनाया जाता है, क्योंकि 1 महीने पहले ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। इसकी आगे हम डिटेल में बात करेंगे जब आपका असहयोग आंदोलन जो अगला ही चैप्टर है जब उसे करेंगे, तब वहाँ पर हम डिटेल में इसकी बात करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? तो देखिए यह आपके लिए इम्पोर्टेंट और बहुत ही डीप एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। कथन किसका है? एचिंसन का। तो यह आप याद रखें। और कथन क्या है? इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, यानी जो हमारी नीति है डिवाइड एंड रूल की उसे हम नहीं कर पाए। ऑप्शन देखते हैं। ए 1857 का विप्लव, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह 1917, ऑप्शन सी खिलाफत और असहयोग आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी 1942 की अगस्त क्रांति। और यह आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ये एक ऐसा मुद्दा था जहाँ पर अंग्रेज हिंदू मुस्लिमों को बांट नहीं पाए, उनकी लड़ाई नहीं करवा पाए थे, क्योंकि गांधी जी ने इसे एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा था कि हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पर स्थापित हो सकती है, और जिसमें गांधी जी सक्सेसफुल भी हुए थे। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है। एचिंसन की उक्त टिप्पणी खिलाफत और असहयोग आंदोलन, कौन कौन से खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में थी। ध्यातव्य है कि तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। मोहम्मद अली ने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। – 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। देखिए मोपला रिवॉल्ट हमने किया था। ये ऑप्शन है इसके ए खिलाफत आंदोलन की, बी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, सी स्वदेशी आंदोलन की, या ऑप्शन डी असहकार आंदोलन की। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, खिलाफत आंदोलन की। 1921 का जो मोपला आंदोलन था वह खिलाफत आंदोलन की ही एक शाखा थी। हमने इसकी बात करी थी जब हमने ये सारे चैप्टर किया था आपका कि 1857 की क्रांति के अलावा और कौन कौन से विद्रोह हुए थे। वहाँ पर हमने बात करी थी मोपला की। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? मालाबार क्षेत्र के जो काश्तकार थे उनके द्वारा किया गया था जमींदारों के विरुद्ध। बाद में यह आंदोलन हमने पढ़ा था कि बाद में यह आंदोलन क्या हो गया था? हिंसक हो गया था। देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान एवं बेदखली को लेकर थे। जमींदार तब जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। दूसरी ओर वहाँ खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना
मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। तो देखिए केरल के मालाबार में आपको याद रखना है, मोपला आंदोलन हम काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं, तो उस पर इतना यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। याद आपको ये रखना है कि यह किस में सम्मिलित हो गया था, खिलाफत आंदोलन में। और कहाँ हुआ था मोपला आंदोलन, तो यह मालाबार क्षेत्र में हुआ था, केरल के मालाबार क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था। और यह किस में सम्मिलित हुआ, खिलाफत आंदोलन में। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। हमने आपका खिलाफत आंदोलन वाला जो चैप्टर है वह पूरा कर लिया है। इसके जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि करियर क्लासेस RAS के नाम से है, तो आप उसे अवश्य ज्वाइन कर लें। अगला चैप्टर हम करेंगे असहयोग आंदोलन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगला चैप्टर होगा आपका असहयोग आंदोलन।